अटेंशन स्टूडेंट्स, अगर आप कल भी सीसैट के लिए डर रहे हो तो आप बस मोटा मोटी तौर पे ये वाला जो मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ ना, इसको रिवीजन करके चले जाओ। यहाँ पे ना मैं आपको पैराग्राफ का रिवीजन करवा रही हूँ कि आप कल पैराग्राफ को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, और सिर्फ पैराग्राफ पे आप 55 से 60 प्लस आराम से मार्क्स ला सकते हो। तो कैसे कर सकते हो आप? देखो, मोटा मोटी माड़ी तौर पे जो है पैराग्राफ के 4-5 टाइप के क्वेश्चन से आते हैं, जिसमें सबसे टफ क्वेश्चन होता है अजम्पशन का। अब ये अजम्पशन भाई क्या होता है? अजम्पशन वो होता है जो सामने सामने नहीं दे रखा होता। ये वो लोग हैं जो मतलब बातें घुमा के करते हैं, है ना। ऑथर का हमें घुमाई हुई बात को पता करना है, जो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, इम्प्लिसिटली मेंशन है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, माई मदर्स नेम इज उषा, तो ये एक्सप्लिसिटली मेंशनड है, तो इसका इम्प्लिसिट डेरिवेशन क्या हो जाएगा? आई एम उषाज डॉटर, है ना। तो यहाँ पर ये तो बहुत आसान हो गया। जैसे ये 2023 का क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, आप इसको मतलब आराम से पॉज करके पढ़ लो कि ये सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट पे बात कर रहे हैं। पहला एक जो टिप मैं आपको देना चाहूँगी पैराग्राफ के लिए, सबसे पहली चीज़ जो है ना वो यहाँ पे लिख लो, ठीक है, पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में, क्योंकि कई बार आपको पैराग्राफ इतना लॉन्ग दे देंगे ना वो कि आप उसकी हेडिंग खुद से बना लो। जैसे बचपन में हम समरी के टाइम पे नहीं करते थे कि हेडिंग दे देते थे सारी चीज़ों को, तो सबसे पहला काम आप यही करना कि ऊपर हेडिंग बना लेना और कहानी के तौर पे फिर श्री गणेश करना कि भैया म्यूनिसिपल वेस्ट जो है वो सोर्स पे रेयर है ना। रीसाइकलिंग जो है इनफॉर्मल सेक्टर के हाथ में है, रीसाइकलिंग सोर्स पे नहीं हो रही है, रीसाइकलिंग की वजह से म्यूनिसिपैलिटी बड़ी परेशान रहती है। फिर उसका वेस्ट टू एनर्जी वाला एंगल ले आए हैं ये। तो मेजॉरिटी बात म्यूनिसिपल वेस्ट और उसके सेग्रीगेशन की हो रही है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं अजम्पशन क्या है इसमें ऑथर का। पहला, कलेक्शन प्रोसेसिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट शुड बी विद द गवर्नमेंट एजेंसीज। अगर आपने सिर्फ अपना टॉपिक को नामकरण कर दिया ना तो भी आपको ये पता होगा कि सेग्रीगेशन पे है, ना कि इस बात पे कि गवर्नमेंट को देना चाहिए कि प्राइवेट को। सेकेंड वाला, रिसोर्स रिकवरी एंड रिसाइकलिंग रिक्वायर्स टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स दैट कैन बी बेस्ट हैंडल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। मैंने अगेन बोला पैराग्राफ इस बात पे बिल्कुल नहीं है कि गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट, पैराग्राफ इस बात पे है कि सेग्रीगेशन में बड़ी दिक्कत होती है, प्राइमरी सोर्स की दिक्कत है, म्यूनिसिपैलिटी को ये वाली प्रॉब्लम आती है, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगेन दूसरा, पॉज करिए, ये पैराग्राफ पढ़िए। यहाँ पॉलिनेशन की बात हो रही है, यहाँ एनिमल्स और प्लांट्स के बीच की जो रिलेशन है पॉलिनेशन वाली, इससे रिलेटेड बात है कि दोनों एक दूसरे पे कितने ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट हैं, ठीक है, और इनकी वजह से कितनी ज़्यादा मतलब चीज़ें, ये देखिए मेन पॉलिनेटर्स इंसेक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ों की बात हो रही है। अब यहाँ पे अजम्पशन क्या है तो आप ऊपर लिख लो, है ना, कि पॉलिनेटर्स और प्लांट्स के बीच के रिलेशन की बात हो रही है, ठीक है। अब अपन आते हैं अजम्पशन पे। अजम्पशन में वो बोल रहे हैं कि सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया सीरियल फूड ग्रेन्स इज इम्पॉसिबल विदाउट द डाइवर्सिटी ऑफ पॉलिनेटिंग एनिमल्स। अगेन मैं एक टिप दे देती हूँ, जहाँ पर भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स की बात हो रही है दाल गलने वाली नहीं है, ठीक है, सीसैट में भी दाल नहीं गलेगी। मोनोकल्चर ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैम्पर्स द सर्वाइवल ऑफ इंसेक्ट्स। पूरे पैराग्राफ में मोनोकल्चर जैसी रिलेटेड बातें इस चीज से रिलेटेड नहीं हो रही हैं, बेसिक सिलॉजिज्म की बात है, ठीक है। आपको लाइन में ये जरूर बोला है, ठीक है, कि वाइड वैरायटी ऑफ फूड जो है वो इस वजह से आता है क्योंकि पॉलिनेशन होता है वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स से, ठीक है, लेकिन इसका उल्टा ट्रू होगा ये बिल्कुल नहीं बोला है आपको पैराग्राफ में। तो यहाँ पर आपको सीसैट में एक बात ध्यान रखनी है कि आपको अपनी जीएस की नॉलेज जो है ना वो सीसैट में नहीं लगानी है, ठीक है। जस्ट बिकॉज आपको मोनोकल्चर के बारे में पता है इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आप अपना ज्ञान जो है वो यूज़ करोगे। तो सेकंड गलत हो गया। तीसरा, पॉलिनेटर्स बिकेम स्कैर्स इन कल्टिवेटेड एरियाज डिवॉइड ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। यहाँ पे ये लाइन पढ़ो, ठीक है, कि pollination is an essential service that is the result of intricate relationship between plants and animals and the reduction or loss of either affects the survival of both, ठीक है। थर्ड पक्का करेक्ट होगा, है ना, कि पॉलिनेटर्स अगर स्कैर्स हो जाएंगे तो नेचुरल वेजिटेशन जो है उसको भी दिक्कत हो जाएगी। फिर डाइवर्सिटी इन इंसेक्ट्स इंड्यूसेस डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, यही बोला मैंने आपको, ठीक है। वाइड वेराइटी ऑफ फूड होता है अगर वाइड वेराइटी ऑफ इंसेक्ट्स होते हैं तो यहाँ पे आपको ये वाली चीज़ें देखनी कि ऑथर की टोन क्या है ना। और यहाँ पर आप एक चीज़ और देखिए, जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा संकीर्ण स्टेटमेंट्स होंगे ना, यहाँ पे ये बोल रहे हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ठीक है। मतलब अगर पीपल का पेड़ कम होगा, अगर मैं मोनोकल्चर करूँ पीपल के पेड़ की, या फिर मोनोकल्चर करूँ मैं मान लो वीट की या राइस की, एक ही एक क्रॉप उगाती जाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर मैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का मोनोकल्चर कर रही हूँ ना तो इंसेक्ट्स को प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि इंसेक्ट्स जो है ना वो सिर्फ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो है उन्हीं को पॉलिनेट करते हैं,
ऐसा तो नहीं बोल रहा है ना पैराग्राफ। तो यहाँ पे आपको ये वाली इंटिक्रेसीज देखनी है कि भैया ये बहुत ही संकीर्ण टाइप की चीज़ें बोल रहे हैं पैराग्राफ में, है ना। नेक्स्ट टाइप का कौन सा होता है? नेक्स्ट होता है इन्फरेंस। इन्फरेंस का मतलब आपने उस ज्ञान से क्या मतलब समझा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ये जो है शेर, ये अभी बहुत भूखा है, ठीक है, तो आप इसके सामने मत जाओ वरना आपको खा जाएगा। ये आपने समझा ना। अगर कोई आपको कहेगा शेर बहुत भूखा है तो इसका मतलब ये ना कि सामने नहीं जाना है। तो इन्फरेंस वही होता है, ठीक है। इन्फरेंस आपको रीडिंग बिटवीन द लाइंस बोलते हैं इसको, ठीक है, कि आपको क्लूज देखने हैं पैसेज में और उससे आपको क्या समझ में आया आपको ये देखना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि एलिफेंट्स आर लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स क्रिएटिंग क्लियरिंग्स इन द फॉरेस्ट, preventing overgrowth of certain plant species and allowing space for regeneration of others, which in turn provides sustenance to other herbivorous animals. एलिफेंट्स बड़े अच्छे जीव होते हैं, उसकी वजह से दूसरे जानवर जो हैं वो भी ज़िंदा रह जाते हैं, ठीक है। ये पानी देते रहते हैं, इनकी वजह से सीड्स जो हैं इधर से उधर स्कैटर होते रहते हैं, रीजनरेशन होता रहता है एनिमल्स का भी, प्लांट्स का भी। इस तरीके की चीज़ें एलिफेंट के बारे में बोली जा रही है। अब यहाँ पे आपको इन्फरेंस क्या निकालना है? हॉर्न रेंज ऑफ एलिफेंट्स नीड्स टू बी अ वास्ट एरिया ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे ये सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि एलिफेंट्स जो हैं वो कितने अच्छे स्पीशीज़ ऑफ एनिमल हैं कि वो दूसरे जो हैं वो उन पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हैं, कि उनके कारण जो है दूसरे एनिमल्स या दूसरे प्लांट्स का बड़ा भला हो जाता है, ठीक है। ये नहीं बोल रहे हैं कि रिच बायोडाइवर्सिटी के हॉर्न में रहते हैं वो, है ना। फिर एलिफेंट्स आर द की स्टोन स्पीशीज एंड दे बेनिफिट द बायोडाइवर्सिटी। मोटा माटी ना कह तो यही रहे हैं, लेकिन हम तीसरा स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं। रिच बायोडाइवर्सिटी कैन नॉट बी मेंटेन्ड इन द फॉरेस्ट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एलिफेंट्स। अब मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था सिलॉजिज्म, है ना, कि ए की वजह से बी हो रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बी की वजह से ए होगा। सेम यहाँ पर है कि एलिफेंट की वजह से रिच बायोडाइवर्सिटी मेंटेन हो रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रिच बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी एलिफेंट नहीं होंगे तो, कोई और होगा, ये नहीं होगा तो यार, है ना। एलिफेंट्स आर केपेबल ऑफ रीजनरेटिंग फॉरेस्ट विद स्पीशीज एज पर देयर रिक्वायरमेंट। तो भाई एलिफेंट्स को जो है वो मंगू डियर पसंद है, जो चंगू डियर का भला नहीं करेगा वो, या एलिफेंट्स को डियर पसंद है तो वो जो है वो मान लो फॉक्स का भला नहीं करेगा है ना, या बोर का भला नहीं करेगा, या मधुमक्खियों का भला नहीं करेगा, या प्लांट्स का भला नहीं करेगा। तो ये मतलब एलिफेंट्स बाय देयर प्रेजेंस, ठीक है, हेल्प बिकॉज ऑफ देयर प्रेजेंस दे आर वेरी गुड फॉर बायोडाइवर्सिटी। इट्स नॉट देयर चॉइस, दे आर नॉट चूजिंग इट, ठीक है। तो वहाँ पे हमें, ये तो बहुत ही बकवास स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब सेम तरीके से आपको एक क्वेश्चन करना है, ठीक है, पॉज करके पढ़ लो एक बार, और मैं तो कह रही हूँ कर लो, 2-4 पैसेजेस जो हैं 2024 2025 के उठा लेना और इन्फरेंस को देख लेना, इसी तरीके से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टिप क्या है? अजम्पशन जो टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं है, ठीक है, सॉरी स्टेटमेंट है लेकिन स्टेटेड नहीं है ना। इन्फरेंस क्या है? लॉजिकल कंक्लूजन, ठीक है। उसके बाद इम्प्लीकेशन, बेस्ट इम्प्लाई या बेस्ट इम्प्लाइज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्रक्स। बार बार पूछते भी हैं यार वो क्रक्स ऑफ द पैसेज क्या है, क्रक्स ऑफ द पैसेज क्या है, ठीक है। एक तरीके का मतलब ये बोल लो कि आपने पूरा पैसेज जो पढ़ा उसका आप हेडलाइन क्या दे सकते हो। जैसे सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट वाला हमने ये पैराग्राफ पूरा पढ़ लिया है, अब इसका क्रक्स ऑफ द पैसेज क्या था? जनरेशन ऑफ एनर्जी था क्या? बात की है, लेकिन पूरा पैराग्राफ का क्रक्स वो था क्या? जनरेशन ऑफ एनर्जी। बायोमिथिनेशन था क्या? बायोमिथिनेशन इज द मोस्ट आइडियल वे ऑफ जनरेटिंग एनर्जी, क्या वो पूरे पैराग्राफ में जनरेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहे थे? सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज द फर्स्ट स्टेप इन इंश्योरिंग द सक्सेस ऑफ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स, ये बात कर रहे थे वो, ठीक है। सेग्रीगेशन की बात कर रहे थे वो, करेक्ट। सेम इस पैसेज में देखो आप, स्टडी कनेक्टेड टू द कॉम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर कावेरी बेसिन यूजिंग रीजनल क्लाइमेटिक मॉडल्स, ये पूरा पैसेज है, ठीक है, जो कि कावेरी के रीजनल क्लाइमेटिक मॉडल्स की बात कर रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर शो कर रहे हैं और रेनी डे भी जो है वो अब डिक्रीज होते जा रहे हैं। और ये क्लाइमेटिक शिफ्ट जो है इसकी वजह से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स जो हैं वो भी इफेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से ज़्यादा रन ऑफ हो रहा है पानी का और लेस रिचार्ज, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ग्राउंड वाटर टेबल्स जो है वो इफेक्ट हो रही है, ठीक है। इसके साथ साथ ड्रॉट्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं स्टेट में। इसकी वजह से फार्मर्स क्या हो रहा है, वो ग्राउंड वाटर पर डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं टू सिक्योर देयर क्रॉप्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्रक्स पूछा है इसका, तो मेजर जो है वो क्लाइमेट चेंज का फार्मर्स के एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, फार्मर्स का क्या रिलेशन हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, ये बोला गया है पूरा, है ना। तो क्रक्स ऑफ द पैसेज क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ रीजनल क्लाइमेटिक मॉडल्स हेल्प इन चूजिंग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। क्या क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात की है? नहीं, बल्कि ये बोला है कि क्लाइमेट मॉडल्स जो हैं उनकी वजह से, मतलब क्लाइमेट मॉडल्स जो हैं वो शो कर रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है बुरा, इसकी वजह से वो ग्राउंड वाटर पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है क्योंकि फार्मर्स जो है वो ग्राउंड वाटर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं।
फिर अगर देखें हैवी डिपेंडेंस ऑन ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कैन बी रिड्यूस्ड बाय अडेप्टिंग ड्राई लैंड क्रॉपिंग सिस्टम। क्या ग्राउंड वाटर की बात कर रहे थे पूरे पैराग्राफ में? क्या ये बात कर रहे थे कि ग्राउंड वाटर ज़्यादा यूज़ कर रहा है किसान, इस वजह से हमें ऐसी तरीके की क्रॉपिंग सिस्टम यूज़ करने चाहिए? नहीं। क्लाइमेट चेंजेस इंक्रीजेस द क्रिटिकलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज बाय साइमल्टेनियसली थ्रेटनिंग इट। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है, हमें पता चलता है कि वाटर रिसोर्सेज कितने ज़्यादा मतलब क्रिटिकल है हमारे लिए, है ना, कितने कम हो रहे हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज जैसी चीज़ों से फार्मर्स जो है वो अपने क्रॉप को उगाना शुरू कर देते हैं और इसकी वजह से हमारा जो क्रिटिकल वाटर रिसोर्सेज हैं वो थ्रेटन हो जाते हैं। फोर्थ क्या है, क्लाइमेट चेंज कॉजेज द फार्मर्स टू अडॉप्ट अनसस्टेनेबल लाइवलीहुड्स एंड रिस्की कोपिंग स्ट्रैटेजीज। लाइवलीहुड की तो बात की ही नहीं है पैराग्राफ में, है ना। तो यहाँ पे इम्प्लीकेशन का मतलब क्या है, फ्यूचर सोल्यूशन देना। ठीक है, क्या हो सकता है ये देना फ्यूचर में टू सॉल्व द प्रॉब्लम, है ना। और ये आउटसाइड द पैसेज भी हो सकता है, फ्यूचरिस्टिक होता है, ये जनरली एक्सेप्टेड सोल्यूशन होता है ये। ठीक है, इनडायरेक्ट हिंट होती है ये जो ऑथर आपको दे के रखता है उस पूरे पैराग्राफ में कि क्या हो सकता है। जैसे आप जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है उससे आप समझ जाएं कि ऑथर हिंट क्या कर रहा है ना, और आप बियॉन्ड द पैसेज भी सोच पाएं, प्रैक्टिकल फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच हो आपकी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, इम्प्लीकेशन इम्प्लाई, है ना, ये ऑलरेडी हमने देख लिया है। इम्प्लीकेशन का एक और क्वेश्चन करते हैं हम, आप ये जो पैराग्राफ है वो पढ़ लेना, ठीक है, पॉज करके। तो यहाँ पे क्या इम्प्लाई कर रखा है इस पैसेज में, तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट एक्यूमुलेट मनी फॉर देयर नीड्स। तो पैसेज इस बारे में बात नहीं कर रहा था, मोस्ट ऑफ द पीपल नेवर फेल टू एक्यूमुलेट मनी फॉर देयर नीड्स, पैसेज इस बारे में भी बात नहीं कर रहा था। देयर आर पीपल हु फेल टू एक्यूमुलेट मनी फॉर देयर नीड्स। अब एक चीज़ बहुत ज़्यादा याद रखो, यूपीएससी ना वर्ड्स पे बहुत खेलता है। यहाँ पे बोला है मोस्ट ऑफ द पीपल और यहाँ पे बोला है देयर आर पीपल, क्योंकि आपको फर्स्ट लाइन में ही बोल रखा है द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु फेल टू एक्यूमुलेट मनी। मतलब दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो मनी एक्यूमुलेट कर लेते हैं, एक जो मनी एक्यूमुलेट नहीं कर पाते हैं। ये जो नहीं कर पाते हैं इसमें मेजॉरिटी कौन सी है जो नहीं कर पाते हैं, उसका रीज़न दे रखा है यहाँ पे। ये नहीं दे रखा है कि मतलब 100 में से 90 लोग मतलब कर नहीं पाते हैं, नहीं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ ये चीज़ें आपको सीखनी है। ठीक है, और ये चीज़ें कल करके भी आनी है। तो देयर आर पीपल हु फेल टू एक्यूमुलेट मनी फॉर देयर नीड्स। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ अगर हम देखें कि ओवर द लास्ट डेकेड और सो लेबर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से डिपार्ट करके कंस्ट्रक्शन और अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग में जा रहा है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब्स नहीं है। ठीक है, सर्विसेज जहाँ पे सबसे ज़्यादा लेबर प्रोडक्टिव होता है वो एडिशनल जॉब्स जनरेट नहीं कर रही है कंट्री को जितनी चाहिए। इंडिया को 24 मिलियन जॉब्स चाहिए। ठीक है, जबकि जो न्यू सेक्टर्स है जैसे कि ई कॉमर्स सेक्टर है वो बेस्ट है ये जॉब मतलब वो करने के लिए, लेकिन ये सिर्फ हाफ ऑफ द जॉब्स कर पा रहा है। यानी 24 मिलियन जॉब चाहिए तो 12 मिलियन जॉब्स ही ई कॉमर्स सेक्टर जो है वो फुलफिल कर पा रहा है। और ओनली दो सेक्टर्स दैट ड्राइव डोमेस्टिक डिमांड जैसे कि हेल्थ हो गया, जैसे कि एजुकेशन हो गया, सिर्फ यही बाकी के 12 मिलियन जॉब्स जो हैं वो फिल कर सकते हैं। कौन से सेक्टर्स? हेल्थ और एजुकेशन। अब बेस्ट क्या इम्प्लाई कर रखा है, स्ट्रॉन्ग मेजर्स नीड टू बी टेकन टू रिड्यूस द रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। माइग्रेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं। वर्किंग कंडीशंस इन कंस्ट्रक्शन एंड अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग नीड टू बी इम्प्रूव्ड। वर्किंग कंडीशन की बात कर रहे थे आपके पैसेज में? नहीं। सर्विस सेक्टर हैज रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये करेक्ट है ना, कि सर्विस सेक्टर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है, लेकिन आपके पैराग्राफ में ये चीज़ बोली गई है कि सर्विस सेक्टर पूरी तरीके से रिड्यूस नहीं कर पा रहा है। सर्विस सेक्टर जिसको करना चाहिए था वो नई जॉब्स नहीं कर रहा है। आप ये लाइन तो पढ़ो। ठीक है, क्या पढ़ा कि जो सर्विसेज हैं वेयर लेबर टेंड्स टू बी मोर प्रोडक्टिव आर नॉट जनरेटिंग एडिशनल जॉब्स द कंट्री नीड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। और बचा आपका फोर्थ, इंक्रीज्ड सोशल सेक्टर स्पेंडिंग इज क्रिएटिंग लार्ज इज इम्पेरेटिव फॉर लार्ज स्केल जॉब क्रिएशन। क्यों? एजुकेशन और हेल्थ की बात कर रहे थे ना वो, कि अगर आपको 12 मिलियन और जॉब्स क्रिएट करनी है तो आपको इन्हीं सेक्टर्स पे ध्यान देना पड़ेगा। एजुकेशन और हेल्थ ही तो सोशल सेक्टर की बात हो रही है, करेक्ट? तो यहाँ पे आपको इस तरीके से सोचना है। नेक्स्ट आपका क्या है, कोरोलरी या फिर रिजल्ट बेस्ड। एक स्टेटमेंट की वजह से दूसरे सिचुएशन को, ठीक है, या फिर कोई भी ऑल्टरनेटिव कैसा है हमारे पास, उससे आपको सोल्यूशन डिराइव करना है। तो आप ये वाला पैराग्राफ पढ़ के देखो। ठीक है, कि इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज टू इनहांस द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड एनी वन विंग ऑफ सच मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, चाहे मॉनेटरी हो चाहे फिजिकल हो, कैन नॉट इंडिपेंडेंटली वर्क विदाउट द सपोर्ट ऑफ अनदर। तो आरबीआई की मतलब जनरली मैक्रो इकोनॉमिक जो फ्रेमवर्क है उसके बारे में बात हो रही है कि गवर्नमेंट का फिजिकल सेक्टर जो है या आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो कोरोलरी क्या है, क्या मतलब बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है
ठीक है, या फिर क्या मतलब एक स्टेटमेंट है जिसकी वजह से दूसरा सिचुएशन हो रहा है कि सेंट्रल बैंक कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट। ये मतलब आगे आपको जाना ही नहीं है, यही तो बोल रहे हैं ना वो कि फिस्कल और मॉनेटरी एक दूसरे के बिना वर्क नहीं कर सकते। फिस्कल पॉलिसी कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी कौन करता है? सेंट्रल बैंक। यहां आपको कुछ नहीं वर्ड प्ले करा रहे हैं, वो आपका ध्यान भटकाने की कोशिश है ये, ठीक है। तो आपको वहां पे ध्यान नहीं भटकाना है। कल आपका सिर्फ एक ही टेस्ट होना है कि हाउ कॉन्सेंट्रेटेड यू आर वाइल रीडिंग योर क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट अगर आप देखते हो तो यहाँ पे रैशनल या क्रिटिकल मैसेज हो रहा है। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को भी दिक्कत आती है। आई डोंट थिंक सो कि इसमें आपको दिक्कत आएगी। तो आप जो है पॉज करके या फिर मैं आप ये PDF जो है आप मैसेज करोगे तो मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है। या आप राष्ट्रपति IAS के टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो ये PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप करके देखना। आई डोंट थिंक क्रूशियल मैसेजेस में दिक्कत आती है कि मेन मैसेज क्या है इस पैराग्राफ का, ठीक है। तो यहाँ पे मोनोकल्चर आप पॉज करके पढ़ लीजिए। ये मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस पे बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रैशनल क्रूशियल मैसेज क्या दे रखा है कि प्रिजर्विंग क्रॉप डाइवर्सिटीज एंड इंश्योरेंस अगेंस्ट इफेक्टिव इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज डिस्पाइट ग्रेट रिस्क मोनोकल्चर इज द ओनली वे। मोनोकल्चर के खिलाफ तो पूरा पैराग्राफ बात कर रहा है। पहली लाइन ही है मोनोकल्चर कैरीज ग्रेट रिस्क। मोर एंड मोर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ओनली कैन सेव द वर्ल्ड फ्रॉम इम्पेंडिंग शॉर्टेजेस ऑफ फूड। अगेंस्ट एक्सट्रीम स्टेटमेंट जो है वो आपको काट देने हैं। Asia and North America will worst suffer from climate change and consequent shortage of food. Again बहुत ही नैरो, एक्सट्रीमली नैरो स्टेटमेंट है, ठीक है। अफ्रीका क्यों नहीं करेगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा फूड शॉर्टेज है? सिर्फ एशिया और नॉर्थ अमेरिका ही क्यों सफ़र करेगा? और अगर नॉर्थ अमेरिका कर रहा है तो साउथ अमेरिका क्यों नहीं करेगा? और अगर नॉर्थ अमेरिका कर रहा है तो नॉर्थ यूरोप क्यों नहीं करेगा? है ना। तो ये वाली चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन आप खुद से करो। नेक्स्ट क्या है, आपको कुछ मतलब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स पहले ही मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स लॉन्ग होते हैं क्योंकि हार्ड टू प्रूव होते हैं, नैरो डाउन करते हैं मीनिंग को। ये आप देख लो एक बार, है ना। इनको बहुत अच्छे से देख लो आप। ये वर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे, ये वर्ड्स ही आपको कल काम आएंगे। तो इनको आप एक एक दो बार फटाफट से देख लो, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एडेप्टेशन, मिटिगेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, पॉलिसी फ्रेमवर्क, मल्टी-प्रॉन्ग अप्रोच, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, है ना। जितना बड़ा एम्बिट होगा किसी स्टेटमेंट का, उसके सही होने का उतना ही ज़्यादा मतलब चांस रहेगा, ओके। उसके बाद में अगर देखें कि माइल्ड और जेनेरिक स्टेटमेंट्स करेक्ट होते हैं, जबकि कॉन्स्ट्रिक्टेड स्टेटमेंट जिनका जितना मतलब कम स्कोप होता है वो उतने ही रॉन्ग होते हैं, है ना। तो यहाँ आपको ये वाली चीज़ों पे अटेंशन बहुत ज़्यादा देना है, ठीक है। तो इसको 2-3 बार देख लेना। ये सारे कॉरोलरी, इम्प्लीकेशन, है ना, क्रक्स ऑफ द पैसेज, अजम्पशन 2 बार देख लेना, ठीक है। एंड आई होप आप आराम से 55 प्लस, तो ठीक है, 55 से 60 मार्क्स जो है वो सिर्फ पैराग्राफ से बना लो। उसके बाद आपको मात्र 5 से 7 क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको 5 से 7 और गलत नहीं करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। हमेशा अटेम्प्ट करते टाइम CSAT में याद रखना कि आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उसके लिए आपको 100% श्योर होना पड़ेगा, है ना। गलतियां अगर आप नहीं करोगे तो आप आराम से CSAT जो है वो क्रॉस करके ले जाओगे। मैं अपनी पर्सनल बता रही हूँ, CSAT मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा फंदा रहा है और नेगेटिव मार्किंग सबसे बड़ा फंदा रहा है। तो यहाँ आपको गलती नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा श्योर रहना, आराम से चीज़ें करनी है, तो आप सही जो है वो लगाते जाओगे, ठीक है। और सेफ आपका मतलब क्या अटेम्प्ट रहेगा, तो आप सेफली जो है अगर 37 से 40 क्वेश्चन सॉल्व करके आते हो, है ना, जिसमें 24 से 26 तो पैसेजेस ही हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप 10 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। 26 से 36 पे ले आते हो आप, 36-37 पे अगर आप ले आते हो तो आप सेफ स्कोर पे हो, अगर आप गलत नहीं करते हो। अगर आपके बहुत नेगेटिव होते हैं तो कोशिश करिए कि आप 40+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएँ ताकि आपकी गलतियाँ जो है वो वहाँ पे मास्क हो जाएँ, है ना। लेकिन मैं इसके बिल्कुल आपको सुझाइश नहीं दूंगी। और जिसका मैथ्स अच्छा है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन फिर भी 2023 जैसे पेपर्स आ जाते हैं जहाँ पे मतलब PNC बहुत ज़्यादा हाई रहता है, ठीक है, जहाँ पे मैथ्स वालों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये पैसेजेस आपके तब बहुत ज़्यादा काम आएंगे, ओके। तो इन पैसेजेस का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए और एक बार और रिविजन करके जाइएगा कल। एक टिप और, GS के पेपर के बाद GS को आप बिल्कुल डिस्कस मत करना, ठीक है। सबसे बड़ी गलती UPSC एस्पिरेंट्स वही करते हैं। CSAT की चीज़ें जो है अपने फॉर्मूलेज रिवाइज कीजिए। कल हम आपको फॉर्मूले बुक भी दे देंगे, एक बार टेलीग्राम चैनल चेक कर लेना, है ना। ये वाली PDF भी आपको वहीं मिल जाएगी, इसको एक बार रिवाइज कर लेना। कोशिश करना 2025 का CSAT का पेपर एक बार आप लगा पाओ उसके बीच में, अगर आपको टाइम मिले तो, ठीक है, फटाफट लगा जाना। ये सारी चीज़ें करना रैदर देन अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा शांत रखने की कोशिश करना, बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना।
बस कोशिश करना, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड. ऑल द बेस्ट टू यू गाइज, एंड आई होप वी आर समवॉट हेल्पफुल टू यू. ओके, थैंक यू सो मच.